बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 19 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि हम आज के लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। So last time we were discussing how to build an NFA corresponding to union of two FAs, उसकी हमने एग्जाम्पल्स की। We also discussed NFA corresponding to concatenations of two FA, और इसके सिलसिले में हमने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि जो मेजर रूल है वो दो FAs को कंकेटिनेट करना है और उनके कॉरस्पॉन्ड एक NFA बनाना है। उसके लिए जो टेक्निक बताई गई वो ये थी कि वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रांजिशंस at every final state of first FA, and that should, so that the transition should correspond to the initial state of second FA. That is, each final state should behave like the initial state of second FA. और इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका था कि सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट्स पर जो ट्रांजिशंस आपको लेटर्स के लिए नज़र आ रही हैं वही ट्रांजिशंस आप फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स के लिए इंट्रोड्यूस करा देंगे और इस तरह से नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट्स पर ऑलरेडी FA की वजह से ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती होंगी और ये नई ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस कराने से नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाएगा एंड दैट विल बी एन NFA। और साथ ही हम फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स को रिमूव कर देंगे और सेकंड FA की इनिशियल स्टेट को भी रिमूव कर देंगे। स्टेटस रिमूव कर देंगे, स्टेट्स रिमूव नहीं करेंगे, इनके स्टेटस रिमूव कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया कि कंकेटिनेशन के दौरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि कंकेटिनेशन में बाज़ औक़ात फर्स्ट FA में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कंकेटिनेशन में सेकंड FA में एक्सेप्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसीजर जो हमने बताया उसकी वजह से अकोमोडेट हो जाएगा। बट इफ़ द सेकेंड FA एक्सेप्ट्स अ नल स्ट्रिंग, देन एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट FA मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द कंकेटिनेशन एज वेल। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी लास्ट टाइम, और वो ये थी कि विल बी नॉट रिमूविंग द फाइनल स्टेटस ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ फर्स्ट FA। जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं उनका फाइनल स्टेटस रिमूव नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट FA की भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवाना ज़रूरी थी। जबकि लास्ट पॉसिबिलिटी, अगर दोनों ही इनिशियल नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हों तो डेफिनेटली चूँकि सेकंड में नल स्ट्रिंग आ रही है तो इस केस में भी फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट्स का फाइनल स्टेटस रिमूव नहीं करेंगे, यानी उनके फाइनल पॉजिटिव साइन एज सच रहने देंगे। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद हमने क्लोजर का जिक्र किया था और क्लोजर के सिलसिले में मैंने एक बात आपको शुरू में बताई थी कि अपेरेंटली तो ऐसे ही लगता है कि चूँकि नल स्ट्रिंग उसमें इन्वॉल्व है तो गिवन FA की इनिशियल स्टेट को फाइनल कर दें, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। सम टाइम दिस टेक्निक हेल्प्स अस, लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा करने से अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसलिए फिर हम एक इनिशियल और फाइनल एडिशनल स्टेट इकट्ठी, एक ऐसी स्टेट एडिशनल इंट्रोड्यूस करा देंगे विच विल बोथ इनिशियल एंड फाइनल, एंड दैट शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ ओरिजिनल FA। यानी जो FA गिवन है उसकी जो ओल्ड स्टार्ट स्टेट थी वो उसकी तरह बिहेव करे और उसको हमने उसी तरफ मिलाना है जहाँ उसकी ओरिजिनल फाइनल इनिशियल स्टेट जिस तरफ जा रही थी ट्रांजिशन, हमने इसको भी उससे मिला देना है और ओरिजिनल FA की इनिशियल स्टेट का इनिशियल स्टेटस रिमूव कर देना है। ये तो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए बताया गया था। अब चूंकि क्लोजर की बात हो रही है, जब भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो उसके बाद किसी और स्ट्रिंग को भी आप कंकेटिनेट कर सकते हैं, एंड यू कैन कंकेटिनेट एज मैनी टाइम एज यू विश। तो इसलिए हम जो ही फाइनल स्टेट पर पहुँचें हमें इनिशियल स्टेट को भी दोबारा यूज़ करना है। तो उसकी टेक्निक ये बताई थी कि ईच ऑफ द फाइनल स्टेट should again behave
लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ ओरिजिनल FA, और उसकी टेक्निक में आपको बता चुका था। हमने इसकी 2 एग्जाम्पल्स लास्ट टाइम की थी। डियर स्टूडेंट, ये तो प्रीवियस लेक्चर के बारे में तज़किरा था। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स और क्लोजर के बारे में देखना चाहेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग NFA corresponding to closure of certain FA। ये इसकी टेक्निक बता चुका था मैं लास्ट टाइम, हमने 2 एग्जांपल्स देखी थी। कुछ एग्जांपल हम मज़ीद देखना चाहेंगे, तो उसके लिए आइए देख लेते हैं। सो देयर इज़ एन एग्जांपल, कंसिडर द फॉलोइंग FA। ये जो FA आपको दिखाया जाए इसमें डायग्राम में, आप देख रहे हैं कि इसमें इनिशियल फाइनल भी है। तो ये एग्जांपल पिछली एग्जांपल से एक एतबार से मुख्तलिफ है कि उन एग्जांपल्स में इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं थी, तो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना क्लोजर की वजह से ज़रूरी था और उसके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत थी। अब इस केस में अगर आप इस FA को गौर से देखें तो दिस FA जस्ट एक्सेप्ट्स 3 स्ट्रिंग्स, नल स्ट्रिंग A और B। अब इस लैंग्वेज का क्लोजर क्या होगा, थोड़ा सा आप अपने जहन पर जोर डालिए। नो डाउट, सो द क्लोजर ऑफ दिस लैंग्वेज विल बी बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, क्योंकि A और B तो ऑलरेडी आ रही हैं, इनकी ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ही क्लोजर होगा, तो उस एतबार से तमाम स्ट्रिंग्स का एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ लिखा जा रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट FA स्टार नॉट ओनली एक्सेप्ट्स द नल स्ट्रिंग बट एवरी अदर स्ट्रिंग एज वेल। तो तमाम स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब यहाँ मैं बता दूँ कि इस केस में अगर हम इनिशियल और फाइनल एक एडिशनल स्टेट इंट्रोड्यूस करा भी देते तो फ़र्क तो ना पड़ता, लेकिन आप ये नेक्स्ट डायग्राम में इसका सोल्यूशन इस एग्जांपल को देख रहे हैं NFA के लिए। सो हेयर वी डोंट नीड सेपरेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक्चुअली सेपरेट इनिशियल और फाइनल स्टेट का कंसेप्ट इसलिए है कि चूँकि हमें नल स्ट्रिंग को सेपरेटली एक्सेप्ट करवाना होता है और सम टाइम गिवन इनिशियल को अगर फाइनल कर दें सो दैट मे एक्सेप्ट अनवांटेड स्ट्रिंग, तो यहाँ नल स्ट्रिंग ऑलरेडी एक्सेप्ट हो रही है, सो वी डोंट नीड टू हैव सेपरेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये भी आप डायग्राम में देख रहे हैं जिसको लिख भी दिया गया। Hence an NFA corresponding to FA star may be। अब इस डायग्राम को पिछली डायग्राम से अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ एक लूप का फ़र्क आपको नज़र आएगा और वो है स्टेट 2 पर। पिछली डायग्राम में स्टेट 2 पर कोई लूप नहीं था, जबकि यहाँ इस पे एक लूप आ गया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये लूप किस तरह से डिफ़ाइन किया गया। ये वही टेक्निक है जो मैंने आपको क्लियर के लिए बताई थी कि गिवन FA की तमाम फाइनल स्टेट्स को उसकी इनिशियल स्टेट की तरह बिहेव करना ज़रूरी है। अब इस FA की इनिशियल स्टेट का बिहेवियर क्या है फॉर लेटर्स A एंड B, दैट इज़ इफ़ यू रीड A और B एट इनिशियल स्टेट यू आर टू मूव टू स्टेट 2। तो इस स्टेटस को आपने यूज़ करते हुए 2 पर नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करा दी। तो वो आप देख रहे हैं कि 2 से 2 पर जाने के लिए हमें लूप ही लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से ये लूप भी लगा दिया गया। आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो चेंज आई वो 2 पर एक लूप आ सका A और B का। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको सामने रखते हुए कुछ एग्जांपल्स आप ख़ुद से भी बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्जांपल देखी और वो किसी FA के क्लोजर के लिए NFA बनाने के लिए थी, और पर्टिकुलरली मैंने इस एग्जांपल के बारे में बताया कि द गिवन FA एक्सेप्ट्स द नल स्ट्रिंग, सो वी डोंट नीड टू डिफाइन सेपरेटली अ स्टेट विच इज़ सपोज्ड टू बी इनिशियल एंड फाइनल एज वेल, जैसा कि क्लोजर के मेथड में बताया गया था। तो यहाँ हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ तक देख सके कि इनिशियल फाइनल भी थी ओरिजिनली ही और हमें कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं करानी पड़ी। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ख़ुद से भी कुछ एग्जांपल्स लें ऐसे FAs की जिनकी इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो और उनके क्लोजर के लिए NFA बनाने की कोशिश करें। और अभी जो एग्जांपल देखी इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि एवरी स्ट्रिंग इज़ बीइंग एक्सेप्टेड, क्योंकि हमने क्लेम किया था कि क्लोजर की लैंग्वेज ही ऐसी है, तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी। और स्टेट 2 पर एक नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हुआ था, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक इनिशियल जो स्टेट जा रही थी ट्रांजिशन 2 से 3 के लिए, सो वी कैन जस्ट इग्नोर फॉर दैट पार्ट। तो हमारे एग्जांपल्स का सिलसिला जारी है। आइए मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं।
So there is another example. Consider the following FA. ये FA आप देख रहे हैं, इसमें 4 स्टेट्स हैं P, Q, R एंड S. S इज़ द फाइनल और इसमें जो लेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं 0, 1. तो ये आप जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हम यूजुअली जितने FAs डिस्कस करते चले आए उनमें A, B यूज़ किया है, तो हम 0, 1 भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी लेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं. सो इसमें आप ज़रा जहन पे ज़ोर डालिए कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है. जी यकीनन दिस FA एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 और 11. ये आप डबल ए और डबल बी के एतबार से आप देख चुके होंगे, तो ये आपके सामने है. तो इससे पहले कि हम इसके क्लोजर के लिए NFA बनाएं, मैं ये चाहूँगा कि इसकी क्लोजर की लैंग्वेज आपके जहन में पुख्ता होनी चाहिए. तो इसके क्लोजर की जो लैंग्वेज है दैट जस्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस ओनली द नल स्ट्रिंग. तो एडिशनल जो स्ट्रिंग इसमें आ सकेगी वो नल स्ट्रिंग होगी. अजीज़ तलबा, मैंने इस FA में एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज के क्लोजर की बात की और इसको दोबारा बताने का मकसद ये है कि आप इस काबिल हों कि जो FA दिया गया है उसकी लैंग्वेज और उसके क्लोजर में क्या रिलेशन होगा. ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसी को सामने रखते हुए हमने NFA को भी टेस्ट करना होगा बाद में. तो डेफिनेटली जो गिवन लैंग्वेज है यानी FA में जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग आइदर डबल ए और डबल बी. Now what happens if you concatenate any 2 or 3 or 4? You will be still having another string having double A or double B. Nothing will be changed. Only the null string will be there. अगर आप इसका क्लोजर लेते हैं तो क्लोजर में आपको पता है कि लैंग्वेज में अगर नल स्ट्रिंग ना भी आ रहा हो तो क्लोजर में हम नल स्ट्रिंग से ही स्टार्ट करते हैं. तो पता ही चला कि इसके क्लोजर की लैंग्वेज में सिर्फ नल स्ट्रिंग का इजाफा होगा. तो नो डाउट अगर हम यहाँ इनिशियल को फाइनल कर दें नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी. एंड अपेरेंटली रादर आप कह सकते हैं कि इस केस में स्पेशली अगर इनिशियल को फाइनल कर दें नो अनवांटेड स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड. लेकिन हमारा टारगेट तो ये है कि जो मेथड बताया गया उसको यूज़ किया जाए. तो आइए उस मेथड को भी देख लेते हैं. सो इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टेट विच इज़ सपोज्ड टू बी बोथ इनिशियल एंड फाइनल. वो आपको नज़र आ रही है और जो ओल्ड इनिशियल स्टेट थी उसका इनिशियल स्टेटस भी ख़त्म कर दिया यानी उसका नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया चूँकि इनिशियल स्टेट एक से ज़्यादा इस NFA में नहीं होती. और जो नई स्टेट इंट्रोड्यूस कराई उसको मैंने बार बार बताया हुआ है कि दैट शुड बिहेव लाइक द ओल्ड इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA. सो दैट शुड बिहेव लाइक P. तो P की ट्रांजिशन जिस तरफ जा रही हैं हमने उन्हीं ट्रांजिशन को सामने रखते हुए इस नई स्टेट की 0 और 1 की ट्रांजिशंस दिखा दी. तो इस एतबार से आप देख रहे हैं कि हमने 0 को Q से मिला दिया और 1 को जो लेटर 1 है उसको स्टेट 1 से मिला दिया. मेक श्योर दिस इज़ नॉट स्टेट, आई एम सॉरी, दिस इज़ स्टेट R. सो इट सीम्स टू बी 1. तो आप इसको मिक्सअप ना कर लें, ये 1 लेटर है और R स्टेट है तो हमने उससे मिला दिया. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये तो थी जो न्यूली इंट्रोड्यूस स्टेट थी उसकी ट्रांजिशन को शो करना. सो वेयर डज नॉन डिटर्मिनिज्म एग्जिस्ट वो भी देखना है. तो अभी मेथड कंप्लीट नहीं हुआ, हमने तमाम फाइनल स्टेट को ओरिजिनल स्टेट की ओरिजिनल FA की इनिशियल स्टेट की तरह बिहेव भी करवाना है. तो एक फाइनल स्टेट जो हमने न्यूली इंट्रोड्यूस कराई तो ऑलरेडी उसी तरह से बिहेव कर रही है और जबकि जो ओरिजिनली एक फाइनल स्टेट पहली थी S उसके लिए न्यू ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस करानी फॉर बोथ लेटर 0 and 1 सच दैट द स्टेट S शुड बिहेव लाइक P. P वाज द ओरिजिनली इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA. तो जिस तरफ उसकी ट्रांजिशंस जा रही हैं वही हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करा दी हैं. आप देख रहे हैं कि हमने एडिशनल ट्रांजिशन 0 की इंट्रोड्यूस कराई है, वो उसको Q से मिला दिया और 1 को स्टेट R से मिला दिया. तो इस तरह से ये एडिशनल ट्रांजिशंस आ सकें और यही वो स्टेट S है जिस पर नॉन डिटर्मिनिज्म आपको नज़र आ रहा है. तो हमारे तमाम मेथड्स में अब तक जितने हमने डिस्कस किए हमें NFA में नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आ रहा होता है. तो ये बात मैं आपको बार बार बताता चला अब तक बता चुका हूँ. अजीज़ तलबा, ये जो अभी हमने एग्ज़ाम्पल देखी है
इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि पर्टिकुलरली फॉर दिस केस अगर आप इनिशियल स्टेट जो ओरिजिनल थी उसी को फाइनल कर देते, सो दैट विल एक्सेप्ट ऑल द वांटेड स्ट्रिंग जो हमें चाहिए थी और कोई अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी ना होती। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस करवाना थी, उस मेथड को अप्लाई कराना था, इन जनरल वो मेथड चूँकि तमाम पॉसिबिलिटीज़ को कवर करता है, तो हमने उसी मेथड को यहाँ अप्लाई कर दिया। और आप खुद से आप ये काम करके देखें कि जो क्लोजर की जितनी स्ट्रिंग्स हैं उनको उस पर रन करें, दे मस्ट हैव सर्टन सक्सेसफुल पाथ, क्योंकि NFA एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो अनवांटेड स्ट्रिंग हैं दे शुड नॉट ट्रेस एनी सक्सेसफुल पाथ। तो ये हमारा टारगेट था, ये हमने किया। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक अब चेंज होता है और हमारा जो नया टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। यस, दिस इज द मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज। यहाँ मुराद ये है कि बेसिकली FA की जब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटन की, ये सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। आप किसी भी स्ट्रक्चर का आप FA बना सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ट्रैफिक सिग्नल्स भी फाइनाइट ऑटोमेटन की एग्जांपल्स हैं। आप अगर किसी बीज की बात करें जिसको बोया जाता है, तो उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर उसको ये एनवायरनमेंट होगी तो ठीक है वो ग्रो करेगा, अदरवाइज़ नहीं ग्रो करेगा, तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ उसमें फीड हैं ऑलरेडी, उसी एतबार से वो चलता है आगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि मेमोरी के एतबार से हम देखना चाह रहे हैं। और मेमोरी के एतबार से मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर मेमोरी के एतबार से मुख्तलिफ स्टेट्स में होता है। आप उसकी जो कंटेंट ऑफ मेमोरी को अगर सामने रखें तो दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उस एतबार से उसकी स्टेट्स बदलती रहती हैं। एंड वन कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच अ कंप्यूटर कैन हैव। अब इसमें मैं ये बताता चलूँ कि सपोज़ कि एक कंप्यूटर 16 बिट इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है, तो बिट मीन बाइनरी डिजिट्स, तो 16 बिट मीन ईच bit have two possibilities, either 0 or 1. So, how many strings it can accommodate? Obviously 2 raised to power 16. So, 2 raised to power 16 information you can feed to that memory. तो एक अगर उसमें accommodate करने की सलाहियत है 16 bit की. So, this is how you can check how many states a computer can have. So, that depends, वो states ही उसकी memory, जितनी memory उतनी states उसमें आ सकती हैं, वो change करेगा according to the number of possible states जितनी उसमें आ सकती, उन्हीं में वो अपने आप को चेंज करता है। और आपको याद होगा कि मैंने ये भी बताया था कि we can call these structures to be machine, even computers को भी हम machine कह देते हैं। और उसकी वजह यह है कि it has dynamical capability, it can move its status from one state to another, तो इसी वजह से हम इसको मशीन भी कह देते हैं। तो बात थोड़ी सी लंबी हो गई, आइए तफसील से देख लेते हैं। So, memory required to recognize a language. Memory required to recognize a language means to look at the machine which can recognize a language. Machine का लफ्ज़ यूज़ कर लिया गया, FA can be considered to be a machine, as an FA can be considered to be a machine, which is a simple model of computation, and every regular language is associated with certain FA. अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा कि FA has certain states, और states को आप मेमोरी से लिंक कर सकते हैं। सो एवरी रेगुलर लैंग्वेज, आपको याद होगा कि रेगुलर लैंग्वेज वही है जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है, और रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है तो FA एग्जिस्ट करता है। ये क्लिंस थ्योरम में हमने आपको बताया, तो वही चीज़ यहाँ दोबारा लिख दी गई है कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज़ एसोसिएटेड विद सर्टन FA. सो टू रिकग्नाइज अ लैंग्वेज there is a restriction that there is a single pass from left to right for any string to decide whether it belong to certain language. तो ये देखने के लिए डेफिनेटली जब भी आप किसी स्ट्रिंग को आप फीड करेंगे तो वो स्कैन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो पास जो है उसका दैट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यही रेस्ट्रिक्शन, दिस हेल्प्स टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रेड सो फार। हमारा टारगेट ये है कि इज इट पॉसिबल कि पूरी स्ट्रिंग रन करने से की बजाय उसके इनिशियल पार्ट को उसको सेव कर लिया जाए, और या इनिशियल पार्ट जो अब तक रीड हो चुका हो उससे ही अंदाज़ा लगा दिया जाए कि इसके बाद जो भी कुछ आ सकता है, कुछ भी स्ट्रिंग लिख दें, टोटल स्ट्रिंग जो है या तो वो लैंग्वेज को बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने यहाँ जाहिर किया है।
डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बड़ा समझने वाला है और तवज्जो तलब है। मैंने एक तरफ बात की है मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज अ लैंग्वेज। हम जो लैंग्वेज की बात करते चले आ रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, कोई C++ की बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ लैंग्वेज से मुराद है कि द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट लेटर्स, वो लेटर कुछ भी हो सकते हैं। तो उस एतबार से कोई स्ट्रक्चर भी आप बना लेते हैं, और जो स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं वो डेफिनेटली हम इस काबिल हैं कि आपने जो कुछ ऑटोमेटन बनाया उसकी स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है। जिस किस्म की स्ट्रिंग्स आप चाहते हैं कि उसमें एक्सेप्ट हों वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं थ्रू FA, और जो अनवांटेड हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जितनी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनके लिए FA एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम इज़ इट पॉसिबल कि हम शुरू में ही कुछ जो स्ट्रिंग उस पर रन की जा रही है बजाय ये कि पूरी स्ट्रिंग रन की जाए और फिर फैसला किया जाए कि वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट? इज़ इट पॉसिबल to decide after running the initial part from left to right दायरा स्कैन होती है, तो उतने ही पोर्शन के बाद डिसाइड कर सकें कि ये दो स्ट्रिंग्स थी, इनमें से कौन सी स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट होगी? सो द आंसर इज़ येस। तो इस सिलसिले में आइए मज़ीद देख लेते हैं। बाय दिस प्रोसेस द इनपुट स्ट्रिंग इज़ एग्जामिन्ड एंड द स्ट्रिंग इज़ डिसाइडेड आइदर टू बी इन ए सर्टन लैंग्वेज और नॉट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द लैंग्वेज L, दैट्स लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स W बिलोंगिंग टू A, B स्टार। आपको पता है इसका मतलब है कि दीज आर द वर्ड्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट AB। W नाइदर एंड्स इन AB नॉर इन BA। अब यहाँ आपका इम्तिहान आ गया कि W नाइदर एंड्स इन AB नॉर इन BA। आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आएगा कि दैट W एंड्स इन BB और AA। ऐसा नहीं है। What about null string A and B? These are the strings also which do not end in neither AB nor BA, तो उसको भी शामिल करना ना भूलें। इस बात को मैंने लिख दिया है। That is, L is the language of strings defined over sigma AB consisting of null string A, B and strings ending in AA or BB. Now, L may be accepted by the following FA. जी ज़रा देखें, ये FA आप पहले इस किस्म का FA मैं आपको सिखा चुका हूँ मार्टिन की टेक्निक के मुताबिक। तो इट्स जस्ट टू गिव यू द रिकॉल ऑफ दैट FA। और आपको पता है कि डबल सर्कल फाइनल स्टेट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और द नल स्ट्रिंग जो है ये ज़ाहिर कर रही है कि यू हैव रेड सो फार जस्ट नल स्ट्रिंग। तो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है AB और BB, और वो तमाम स्ट्रिंग्स जो ऐसी स्टेट्स पर आ रही हैं जिसको हमने AA और BB लेबल किया, ये भी आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ। तो जो यहाँ आएंगी चूँकि फाइनल स्टेट्स हैं तो ये यहाँ एक्सेप्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ बेसिकली द रिक्वायर्ड कॉरस्पॉन्डिंग FA जो मैं पहले ही बता चुका था। सो एज सीन इन द प्रीवियस FA, 7 states are required to recognize the language L, while on the other hand it is very hard to recognize the language palindrome. palindrome के लिए आप ये तय नहीं कर सकते किस किस्म का FA बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि why we say that it is very hard to recognize the language palindrome. लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए स्ट्रिंग को रन करने FA की ज़रूरत है, और पैलिंड्रोम के लिए देखते हैं आप FA बना सकते हैं कि नहीं, कोशिश करें, क्या FA बना सकते हैं। सो एज सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल, FA जो हमने अभी की FA की एग्जांपल, 7 states आर रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज द लैंग्वेज। नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज L3 ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 और मोर, यानी मिनिमम लेंथ इसके स्ट्रिंग्स की 3 है, defined over sigma AB and the third letter from the right is A. इस किस्म का FA मैं आपको लेटर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और मोर वाली बात मैं आपको करा चुका था पहले। ये 3 वाला सिमिलर है, बल्कि मैं चाहूँगा इसका FA भी आप खुद से बनाएं। अजीज़ तलबा, ये L3 वाला मैंने एक लैंग्वेज अचानक दे दी। इट्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। बहुत पहले मैंने आपको मार्टिन्स मेथड याद होगा बताया था, उसमें बताया था कि इस किस्म की लैंग्वेजेस हम बना सकेंगे FA। उसी किस्म की एक ये लैंग्वेज आपको दे दी, और हमारी थोड़ी सी चूँकि जगह का प्रॉब्लम है, इसका FA बहुत बड़ा बनेगा, उसका लास्ट कॉलम 8 स्टेट्स का होगा, तो वो दिखाना मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लैंग्वेज का FA बिल्कुल उसी तरह से बनाएं जैसे प्रीवियस FA मैंने आपको बनाया और उससे पहले भी हम बना चुके हैं। तो यहाँ मकसद हमारा सिर्फ इस लैंग्वेज को डिस्कस करने का ये है कि हम इसको जनरलाइज़ करेंगे। L3
जो इंडेक्स दे दिया गया, ये लेबल 3 बेसिकली जो लगाया गया है ये लेंथ 3 और मोर के एतबार से लगा दिया था। अभी बाद में हम L20 की बात भी करेंगे, तो वहाँ भी मुराद ये होगा कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज विल बी 20 और मोर। तो ये एक थोड़ी सी सिमेट्री है जो हम देखेंगे। तो यहाँ L3 इस एतबार से L3 कहा जा रहा है। तो आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। तो हमारी बात हो रही थी कि वी वर डिस्कसिंग लैंग्वेज L3 और उसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया। सो एज डिस्कस्ड बाय मार्टन, देयर इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू बिल्ड एन FA रिकग्नाइज L3, जो मैंने अभी बताया आपको। अ डिस्टिंक्ट स्टेट फॉर एवरी पॉसिबल सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू 3, इनकी अलग-अलग, यानी लेस देन और इक्वल का मतलब ये है नल स्ट्रिंग के लिए हम अलग एक स्टेट दिखाएंगे और इसमें A और B के लिए अलग दिखाएंगे, डबल A और AB BA डबल B के लिए अलग दिखाएंगे, और 8 और स्ट्रिंग्स बनती हैं लेंथ 3 की, उनके लिए हम एक ट्री स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके बाद हम लूप्स वगैरह बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, ये फ़र्क ये है कि इसमें लेंथ 3 ज़रा थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा कर दी गई है और उससे आगे चलें। तो यही बात लिखी गई है यहाँ। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट फॉर ईच लेंथ i इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑफ सब स्ट्रिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स आर 2 रेज़ टू पावर i। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर दिया मैंने, ये बता चुका हूँ मैं आपको। चूँकि लेटर 2 हैं तो जितने लेटर्स वो बेस बन जाती है और जो लेंथ वो पावर हो जाती है। तो इस एतबार से 0 लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं 2 रेज़ टू पावर 0 1 वो नल स्ट्रिंग होती है, और 1 लेंथ की कितनी बनेंगी 2 रेज़ टू पावर 1 वो 2 हो जाएंगी, और इसी तरह 2 लेंथ की 4 और 3 लेंथ की 8, अगर आप i को बारी बारी 0 1 2 3 करें। तो इस तरह से पहले कॉलम में आप एक स्टेट बनाएंगे, दूसरे में 2, नेक्स्ट में 4 और लास्ट में 8, और हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड दस द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज द लैंग्वेज L3, ये L3 की बात हो रही है, आर 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू 3। आपको फार्मूला दिखा दिया गया, क्योंकि हम 3 तक गए हैं ना, तो वी कैन राइट इट इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, और ये जो -1 है नीचे है, तो ख्याल रखना ऊपर -1 नहीं करना, वो कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अगर आप फार्मूला लगाएं तो 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 क्या होता है 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, -1 करेंगे 15। वैसे भी जो आपको अब तक बताई हैं स्टेट्स वो भी 15 है, और नीचे एक फार्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, यूजिंग 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 अप टू 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, n मे बी 1000, आप 1000 ले लें, आपको सम निकाल दिया जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का कमाल है। सो वी हैव अनदर रिमार्क, और रिमार्क में आप देख रहे हैं कि लेट L20 with the language of strings of length 20 or more defined over alphabet sigma consisting of A, B, and the 20th letter from the right is 1। बड़ी टफ कंडीशन आ गई। ज़ाहिर है कि मिनिमम जो इसकी लेंथ है स्ट्रिंग्स की वो 20 है, और फ्रॉम राइट की बात की है। अजीज़ तलबा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग है वही 20 है। अब फ्रॉम राइट की बात कर दी, वी ऑलवेज राइट अ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये ख्याल रखें कि स्ट्रिंग हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, और यहाँ जो कंडीशन बताई जा रही है दैट्स फ्रॉम राइट, यानी एंडिंग पार्ट से आप उसको 20th लेटर देख रहे हैं। तो सोच के बताएं ज़रा, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स यू कैन राइट ऑफ लेंथ 20 so that the 20th letter from right is 1, and how many of that the 20th letter from right is 0। ज़ाहिर है कि ये आधी आधी हो जाएंगी। तो 2 रेज़ टू पावर 20 तो पॉसिबल स्ट्रिंग है, आधी इतनी वो होंगी जिनका 20th लेटर फ्रॉम राइट वो क्या बन जाएगा फर्स्ट लेटर, वो 0 होगा, एंड 20th लेटर फ्रॉम राइट 1 वो दूसरे का फर्स्ट लेटर होगा, 1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़, आइदर स्ट्रिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1। सो हाफ पॉसिबिलिटी फॉर 0, हाफ फॉर 1। तो टोटल थी 2 रेज़ टू पावर 90, उसका हाफ करना है। जी क्या आंसर आया? नहीं पता चला होगा। दैट्स 2 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 2, मैथमेटिकली पावर कम हो जाएगी एक। सो द आंसर इज़ 2 रेज़ टू पावर 19। इसको कैलकुलेट करने ना बैठ जाए, बहुत लंबा नंबर है। एनीवे
ये जस्ट ज़रा सिखाने के लिए बताया गया। आइए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो बात बताई गई थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये तो मैंने मिनिमम लेंथ की बात की है। देन फॉलोइंग द प्रीवियस मेथड, number of states for the corresponding FA is 2 raised to power 20 plus 1 whole minus 1, ये इस सारे में से -1 किया एक। तो जैसे L3 में आपको याद होगा हमारे पास आंसर आया था 2 raised to power 3 plus 1 minus 1, तो वही मेथड अगर आप अप्लाई करें, दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इसका FA आप बनाएं, क्योंकि लास्ट कॉलम में जो FA की तादाद, उसके स्टेट्स की तादाद है कि बहुत ज़्यादा होगी, that will be 2 raised to power 20, that's not possible to express anyway। तो हम theoretically देख रहे हैं कि टोटल इसमें कितनी स्टेट्स आ सकेंगी। तो फार्मूला तो ये बनेगा 2 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 2 प्लस अप टू 2 raised to power 20। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो आपको बताया गया है, इसका आंसर होगा 2 raised to power 20 प्लस 1 माइनस 1। अब ये कैलकुलेट होकर आंसर आ गया 2097151, वेरी लार्ज नंबर, बट डोंट वरी, ये कैलकुलेट करके बता दिया गया कि इस लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए FA की स्टेट्स इतनी होना हो सकती हैं। या आपको पता है कि मार्टिन्स मेथड में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। यू मे हैव अनदर FA हैविंग लेस नंबर ऑफ स्टेट्स, लेकिन ये जो टेक्निक बताई जाती है इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती और आप इजीली पहुंच जाते हैं आंसर की तरफ। However, it may be noted that any portion of memory of computer that can accommodate 21 bits, वही बात आगे जो मैंने 20 के हवाले से कही थी, यहाँ 21 bits that contain 21 binary digits can be in 2 raised to power 21 possible states, because each binary digit has 2 possibility, either 0 or 1। तो total possibilities कितनी होंगी? अगर आपके पास 21 boxes हों, हर बॉक्स की 2 पॉसिबिलिटीज़ हों, तो आप कैलकुलेट करें कितनी कम्बिनेशंस आएंगे। सो दैट विल बी 2 into 2 into 2 into 2, हाउ मेनी टाइम्स? 21 टाइम्स। सो द आंसर विल बी 2 raised to 21, यही मैंने यहाँ लिख दिया। सो दीज आर द पॉसिबल स्टेट्स एंड 2 raised to 21 पॉसिबल चॉइसेस फॉर द इंफॉर्मेशनल कंटेंट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं उस कंप्यूटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने बात शुरू की, मेमोरी रिकग्नाइज टू रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज लैंग्वेज, उसमें आपको याद होगा कि मैंने शुरू में कहा था कि इज़ इट पॉसिबल कि आपको 2 स्ट्रिंग दे दी जाएं, और वो रेगुलर लैंग्वेज क्यों, डेफिनेटली क्योंकि रेगुलर ही की बात कर रहे हैं हम, और वो पूरी स्ट्रिंग रन करने से पहले ही आप बता सकें कि ओके दीज स्ट्रिंग्स कैन बी डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है कि वी कैन आइडेंटिफाई दिस बिलोंग्स टू द लैंग्वेज एंड दिस डज नॉट। ये हमारा अगला टारगेट है। आइए देखते हैं। यस, डिस्टिंग्विशिंग वन स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर, ये हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्निक है, या क्या हम कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टिंग्विशिंग वन स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर। तो आइए उसको तफसील से देखते हैं। डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स, यहाँ मुराद यही है कि अगर आपको कोई पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स दे दिया जाए तो क्या आप उनमें फ़र्क बता सकेंगे, वो उनको डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि ये स्ट्रिंग हर सूरत में ये लैंग्वेज को बिलोंग करेगी, ख़ास के साथ कुछ भी लगा दिया जाए, और दूसरी स्ट्रिंग के साथ आप जो चाहें लगा दें वो बिलोंग नहीं करेगी। तो ये कंसेप्ट ज़रा डेफिनेशन के हवाले से देखते हैं। 2 स्ट्रिंग्स x एंड y बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार, ज़ाहिर है कि जब किसी स्ट्रिंग को आप लेते हैं तो सिग्मा स्टार से लेते हैं, और सिग्मा स्टार की तमाम स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, ज़रूरी नहीं होता, दैट्स अ वेरी पर्टिकुलर केस कि तमाम स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती हूँ। सम टाइम दे आर प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, लैंग्वेज यूजुअली सिग्मा स्टार का प्रॉपर सबसेट ही होती है। सो दीज स्ट्रिंग्स आर सेड टू बी डिस्टिंग्विशेबल विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन लैंग्वेज L। जाहिर है किसी लैंग्वेज के ही हवाले से आप बात करेंगे, इसलिए उसका लिखना ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज के बगैर आप कहेंगे डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल तो मीनिंगलेस। सो विद रेस्पेक्ट टू द लैंग्वेज L विच इज़ अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये नोटेशन सबसेट की है, इसको ध्यान में बिठा लें। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग Z बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार सच दैट XZ बिलोंग्स टू L बट YZ डज नॉट बिलोंग टू L। ये जो YZ के बाद आप सिंबल देख रहे हैं स्ट्रोक, ये डज नॉट का है।
और एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू एल, एक्स जेड बट वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक स्ट्रिंग जेड ऐसी मिल जाए जिसको दोनों के साथ लगाएं तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को बिलोंग करती हो और दूसरी ना करती हो। टू स्ट्रिंग्स x and y belong to sigma star are said to be indistinguishable with respect to a language L which is a subset of sigma star if every string z belonging to sigma star either both x z or y z belong to L or both do not belong to L. Dear students, मैं जहाँ बताता चलूँ कि हमने दो डेफिनेशन आपको दिखाई, एक डेफिनेशन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स के लिए थी और दूसरी इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए थी। डेफिनेटली ये निगेशन है, इनडिस्टिंग्विशेबल निगेशन है डिस्टिंग्विशेबल की, तो निगेशन करना आपको आना चाहिए, किसी एक स्टेटमेंट को निगेट कैसे करते हैं। डिस्टिंग्विशेबल में हमने ये कहा था कि टू स्ट्रिंग्स आर सेड टू बी डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन लैंग्वेज एल इफ देयर एग्जिस्ट, यानी एक स्ट्रिंग पे अगर आपको z ऐसी मिल जाती है एंड z बिलोंग टू सिग्मा स्टार, मेक श्योर सिग्मा स्टार में नल स्ट्रिंग भी आता है, तो नल स्ट्रिंग भी अगर आपको काम दे सकती है तो वो भी यूज़ की जा सकती है। सिर्फ एक स्ट्रिंग z होना काफ़ी है, दो स्ट्रिंग्स के लिए डिस्टिंग्विशेबल होने के लिए एक स्ट्रिंग का होना काफ़ी है। अगर एक से ज़्यादा मिल जाए डजेंट मैटर, तो वो स्ट्रिंग्स डिस्टिंग्विशेबल कहलाएंगी। अब जाहिर है कि हमने इसको निगेट करना है, तो निगेट के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी स्ट्रिंग ना मिले, एक भी स्ट्रिंग ना मिले। तो एक भी स्ट्रिंग ना मिलने का मतलब ये है जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन क्या थी डिस्टिंग्विशेबल की, कि जब उस स्ट्रिंग को दोनों के साथ लगाएं तो दोनों में से अगर एक्स जेड बिलोंग करती है तो वाई जेड नहीं करती, और अगर एक्स जेड नहीं करती तो वाई जेड करती है, यानी दोनों में से एक करेगी। ये नहीं कि या दोनों करती हैं दोनों नहीं करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो निगेशन इसी तरह बनेगी कि फॉर एवरी स्ट्रिंग जेड बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार either both xz and yz belong to the language or both do not, तभी negation हो सकेगी। तो it's very simple. So second definition is the negation of first, और इस स्टेज पे आपको किसी भी स्टेटमेंट की negation समझ में आ जानी चाहिए। आइए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Let L be the language of string defined over sigma consisting of 0 1 ending in 0 1। ये हमने एक लैंग्वेज ली जिसके एंड पर 0 1 आ रहा है, ये हमने कहा है कि एंडिंग इन 0 1। डेफिनेटली इसकी मिनिमम लेंथ 2 होगी, तभी एंडिंग पार्ट को आप देख सकेंगे। द स्ट्रिंग 1 1 0 एंड 0 1 0 0 1 1 आर डिस्टिंग्विशेबल। ये आपको बताया जा रहा है कि वी क्लेम दिस स्ट्रिंग्स टू बी डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लैंग्वेज एल। अब रीज़न क्या है, as there exists one belonging to sigma star, one एक ऐसा लेटर है जो स्ट्रिंग भी है बेसिकली, सिग्मा स्टार से अगर हम दोनों के साथ लगा दें तो क्या बनेगा, सच दैट 1 1 0 1, ये पहली स्ट्रिंग के साथ 1 लगाने से मिला, बिलोंग्स टू एल। जी बड़ा आसान है, इसके एंडिंग पार्ट पे 0 1 आ रहा है, सो इट बिलोंग्स टू एल। बट 0 1 0 0 1 1 1 डज नॉट बिलोंग टू एल। आप देख रहे हैं कि इसके एंडिंग पार्ट पर 0 1 नहीं आ रहा, इसलिए बिलोंग नहीं करती। तो अभी इसका मतलब ये है कि अगर एक भी स्ट्रिंग हमें ऐसे मिल जाए जिसको लगाने से दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग बिलोंग करती हो, फिर तो डिस्टिंग्विशेबल कहेंगे। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने तरफ से कोई और ऐसी स्ट्रिंग ढूंढें जिसमें पहली स्ट्रिंग से z लगाने से तो बिलोंग ना करे और दूसरी स्ट्रिंग पे लगाने से बिलोंग करती हो। तो ये मैं देखता हूँ कि आप ऐसा ढूंढ सकते हैं कि नहीं, इसके लिए कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सके, चूँकि डिस्टिंग्विशेबल होने के लिए सिर्फ एक स्ट्रिंग का होना काफ़ी है और ज़रूरी नहीं कि आप मज़ीद ढूंढ सकें। इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज एंड द पेयर यू आर पिकिंग, ये उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। इस केस में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट ये नीचे हम एक पेयर और दिखा रहे हैं, बट 1 1 1 एंड 0 1 0 0 1 1 आर इनडिस्टिंग्विशेबल। और रीज़न बताई जा रही है, फॉर वन बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार सच दैट बोथ, अगर हम 1 ले लेते हैं सिग्मा स्टार से, इसको अगर लगा दें पहली के साथ
तो इन दोनों के साथ तो वी बोथ 1 1 1 और 0 1 0 0 1 1 डू नॉट बिलोंग टू L। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग्स हमने ली हैं 1 1 1 और 0 1 0 0 1 1, इनके एंडिंग पार्ट में 1 1 आ रहा है। अब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने की एक ही सूरत है कि एंडिंग पार्ट में या तो 0 1 लगा दिया जाए दोनों के, तो अगर वो यूज़ करते हैं एक को एक्सेप्ट करवाने के लिए दूसरी भी एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ जो आपको एग्जांपल दिखाई गई थी Z के लिए, वो जस्ट 1 एक स्ट्रिंग ले लिया, 1 लेटर भी है स्ट्रिंग भी है, तो उसको मज़ीद लगाने से डेफिनेटली एंडिंग पार्ट पे 0 1 तो नहीं आता दोनों के, और ये दोनों बिलोंग नहीं करती। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कोई ऐसी स्ट्रिंग खुद से लगा दें किसी एक, इन दोनों में से किसी एक के एंड पर कि स्ट्रिंग बिलोंग कर जाए। मसलन 1 1 1 के एंड पर अगर आप 0 1 लगाना चाहें, Z को 0 1 ले लें, तो जाहिर है कि 0 1 को आप दूसरे के साथ भी लगाएंगे तो उसके एंड पर भी 0 1 आ जाएगा, तो इस सूरत में दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रिंग आप सिग्मा स्टार से लें, अगर आप एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना चाहेंगे तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग ली कि एक एक्सेप्ट नहीं हो रही तो दूसरी भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो इसको जनरलाइज कर दिया। फॉर एवरी Z बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार आइदर बोथ 1 1 1 Z और एंड 0 1 0 0 1 Z बिलोंग टू L। हम ये कहना चाह रहे हैं आइदर बोथ दीज एंड दीज बिलोंग टू L और बोथ डू नॉट बिलोंग टू L। तो कोई भी आप स्ट्रिंग लें तो ये वही डेफिनेशन है जो हम आपको इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग के बारे में बता सकें। तो इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग ही वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि स्ट्रिंग का एक पार्ट ऐसा, आपके दोनों स्ट्रिंग्स के इनिशियल पार्ट को ही देखकर हमने ये तय कर लिया कि इसके बाद जो भी चाहें लगा दें, या तो दोनों बिलोंग करती होंगी या दोनों बिलोंग नहीं करती होंगी। तो जो दो स्ट्रिंग अगर दोनों बिलोंग करती हैं तो डिस्टिंग्विशेबल तो नहीं हुई उस एतबार से, और अगर दोनों बिलोंग नहीं करती तब भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो इसलिए डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं उस एतबार से ये ठीक है। अजीज़ तलबा, अभी हमने डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स की बात की। एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि सपोज यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू सर्टन लैंग्वेज। अब हम लैंग्वेज बदल देते हैं, इज़ इट पॉसिबल जो डिस्टिंग्विशेबल थी वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएं? जी, इसके लिए आप ख़ुद से एग्ज़ाम्पल लें, लैंग्वेज बदल कर देखें कि इज़ इट पॉसिबल। तो इससे आप देख सकेंगे कि वेदर आप सीख चुके हैं ये बात कि नहीं। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी, इट डिपेंड्स। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीधी सी बात है। बहरहाल अपने तौर पर आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज की बात हो गई तो मैं कोई ना कोई नॉन क्रेडिट टास्क आपको दे दिया करता हूँ। तो आइए टास्क देख लेते हैं। राइट, सो द टास्क इज़ गिवन ऑन अदर साइड, वो देखते हैं। कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स of length 3 or more defined over sigma consisting of 0 1 ending in 0 1 1. Then determine which of the following pairs are distinguishable or indistinguishable with respect to the language L. तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं, पहली स्ट्रिंग है पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स, पहला है 0 0 1 0 1 1, इसका दूसरा पार्ट है, साथ ही इस पेयर का दूसरा पार्ट है 1 1 0 0 1 1 1 1। और सेकंड पेयर है जिसमें पहली स्ट्रिंग है 0 1 0 0 1 1 1 1 और इसका दूसरा पार्ट है 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। तो ये टास्क आपके लिए दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आप अपने तौर पर देख सकेंगे। अजीज़ तलबा, जो टास्क दिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने तौर पर उसकी कोशिश करेंगे, और ये इसका मकसद यही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को एसेस कर सकें और फिर उसको मिलाएं। बाद में डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सलूशन भी देंगे। तो यहाँ अभी चूँकि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज लैंग्वेज की बात हो रही है, इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि एक थ्योरम देख लिया जाए। तो थ्योरम के लिए यस इज़ अ थ्योरम, और हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। थ्योरम बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएं
और उसमें हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल हो फॉर सर्टन लैंग्वेज, सो कैन वी क्लेम अबाउट द नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट FA एक्सेप्ट इन दैट लैंग्वेज। तो ये एक थ्योरम है, बहुत क्लेम है, हम उसको प्रूव भी करेंगे और फिर उसको यूज़ कर सकेंगे बाद में। आइए इस थ्योरम को देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ़ L इज़ ए लैंग्वेज over an alphabet sigma and for integer n there are n strings from sigma star, any two of which are distinguishable with respect to L, then any FA recognizes L must have at least n states। तो ये बात कही जा रही है कि हमारे पास अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसी आ जाती हैं जिनमें n स्ट्रिंग्स हों, उनमें मेंबर्स n हों फ्रॉम सिग्मा स्टार, then the least number of states will be n। और यहाँ एक नोट आप देख रहे हैं, there may not exist any FA which recognizes the given language। ये बात इसलिए दोहरा दी गई कि ज़रूरी नहीं कि हर हर लैंग्वेज के लिए FA एग्जिस्ट करता हो, तो जिस लैंग्वेज के लिए FA एग्जिस्ट करता है हमारा क्लेम भी उसी लैंग्वेज के हवाले से है। सो व्हाट द प्रूफ? इसका प्रूफ है, let S be the set of strings any two of which are distinguishable with respect to the language L, and let F1 be the FA which recognizes the language L. Now, to prove the theorem, it is sufficient to show that any two strings under F1 must be ended in different states। अब जाहिर है कि अगर उसमें n strings हमने कहीं थी और n अलग अलग स्टेट्स पर, हर स्ट्रिंग अलग अलग स्टेट पर एंड होगी तो n स्टेट्स तो आ जाएंगी, और n स्टेट्स की हमने बात की है, तो ये अगर हम प्रूव कर दें तो थ्योरम प्रूव हो जाता है। That is corresponding to each string x belonging to S, F ends in distinct states. Thus, if F has n strings, then it is to be shown that F1 has at least n states। तो ये हमने टारगेट बता दिया कि अगर ये बता सकें कि हर S की हर स्ट्रिंग डिफरेंट स्टेट पर एंड होगी तो डेफिनेटली जितनी उसमें स्ट्रिंग है उतनी स्टेट्स आ जाएंगी, और यही हमारा क्लेम। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? Let x and y be any two strings from S। By supposition, any two strings of S are distinguishable with respect to L. So, there exists a string Z belonging to sigma star such that only one of xz and yz belong to L. That is, F1 ends in a final state either for xz or yz, which shows that F1 ends in distinct state for xz and yz. Let F1 be end in same state for both the strings, हम contrary suppose कर रहे हैं उलट, x and y, which shows that F1 ends in same state। हमने suppose कर लिया कि ये एक ही स्टेट पर एंड करती हैं। अगर एक स्टेट पर दोनों स्ट्रिंग एंड करती हैं तो डेफिनेटली उनके साथ कुछ भी लगा देंगे तो वो दोनों या तो फाइनल पर जाएंगी या नॉन फाइनल पर चली जाएंगी। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेंगी। इस बात को ऐसे लिखा गया है, फॉर बोथ एक्स जेड एंड वाई जेड, इन दोनों स्टेट्स के लिए वो एक ही पर एंड होंगी, ये बात बता दी गई है। सो दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन इसलिए हो गया कि अगर दोनों एक ही पर एंड होंगी तो फिर दोनों में एक कैसे एक्सेप्टेड होगी। सो दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन, एज एक्स एंड वाई बीइंग डिस्टिंग्विशेबल implies xz and yz are ended at distinct states of F1। तो ये पॉसिबली जब हो सकेगा ये दोनों डिफरेंट स्टेट पर एंड हो। तो डिफरेंट स्टेट पर एंड होने के लिए x और y को डिफरेंट स्टेट पर एंड होना ज़रूरी है। तो ये बात हमने यहाँ क्लेम कर दी। Hence F1 does not end in a same state for both string x and y। तो यहाँ ये बता दिया गया कि डिस्टिंग्विशेबल होने के लिए x और y को डिफरेंट स्टेट पर एंड होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जिस थ्योरम की हमने बात की और उसको प्रूव किया, ये बड़ा लॉजिकल सा प्रूफ था। मैं ये चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा तफसील से डिस्कस कर लिया जाए। हमने क्लेम ये किया है कि इफ़ वी हैव ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार विच आर n इन नंबर्स, स्ट्रिंग्स की तादाद अगर n है, एनी पॉजिटिव इंटीजर n, then the FA which recognizes the language must have at least n states।
उसमें कम से कम n स्टेट्स ज़रूर होंगी। और जो स्ट्रिंग्स हम ले रहे थे, द स्ट्रिंग्स वर सच दैट ईच पेयर वाज डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लैंग्वेज। ये भी बात थी, हमारे पास एक ऐसी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाए जिसमें हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल हो, तो जितनी उसमें तादाद होगी स्ट्रिंग्स की उतने ही हमें किसी उस एफ ए के लिए कम से कम स्टेट्स दरकार होंगी। ये हम क्लेम कर रहे हैं, हमने इसको लॉजिकली प्रूव किया। और बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि हर पेयर को उस एफ ए पर रन करने के लिए डिफरेंट स्टेट पर जाना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली जितनी स्ट्रिंग उतनी स्टेट्स का होना ज़रूरी है। और इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि कोई एक पेयर ले लिया, हमने ये सपोज किया कि वो पेयर बजाय डिफरेंट स्टेट पर जाने के, अगर हम उसको रन करते हैं एक्स ऑफ वाई को, तो वो डिफरेंट स्टेट पर जाने के एक ही स्टेट पर एंड हो जाता है। अगर दोनों एक ही स्टेट पर एंड होंगे तो डेफिनेटली उसके बाद जो भी स्ट्रिंग आप मज़ीद उसके साथ कंकेटिनेट करें वो दोनों ही एक तरफ जाएंगे, फिर नेक्स्ट रिजल्ट तो एक ही आएगा। या तो दोनों फाइनल की तरफ चले जाएंगे, यानी जेड स्ट्रिंग अगर आप साथ लगा दी, या दोनों नॉन फाइनल पर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये तो कंट्राडिक्ट करेगा हमारे उस सपोजिशन को कि उस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लैंग्वेज। तो इस एतबार से तो दोनों ही लैंग्वेज को बिलोंग कर रही होंगी, क्योंकि दोनों या तो फाइनल स्टेट पर जाएंगी या दोनों ही नॉन फाइनल पर जाएंगी। सो वी कैन नॉट सपोज दैट इवन अ सिंगल पेयर इज सच दैट दे एंड इन अ सेम स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पेयर डिफरेंट स्टेट पर एंड होगा, और अगर डिफरेंट स्टेट पर एंड होगा तो फिर डेफिनेटली उन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में जितनी तादाद थी उस सेट में स्ट्रिंग्स की, उतनी ही हमें डिफरेंट स्टेट्स दरकार होंगी। और अगर उनकी तादाद n है तो वी नीड n स्टेट्स। अज़ीज़ तलबा, हमने आज जो कुछ डिस्कस किया लेक्चर में, आइए उसको एक नज़र देख लेते हैं। समिंग अप द लेक्चर, बेसिकली हम हर लेक्चर के एंड पर उसको सम अप करते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल ली ऐसे एफ ए की जिसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी, उसके कॉरस्पॉन्ड एन एफ ए बिल्ड किया, और आपने देखा कि वी डोंट नीड एनी सेपरेट स्टेट विच इज़ सपोज टू बी इनिशियल फाइनल। हमने इसके एग्जांपल देखी, दैट वाज पर्टिकुलर एग्जांपल। फिर एक और एग्जांपल देखी जिसकी इनिशियल को फाइनल करने से भी रिक्वायर्ड लैंग्वेज मिल सकती थी, लेकिन वो एफ ए होता, और हमारा टारगेट एन एफ ए बनाना था, इसलिए हमने एक एडिशनल स्टेट जो कोई मेथड के मुताबिक है इंट्रोड्यूस करा दी थी। उसके बाद वी डिस्कस मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज अ लैंग्वेज, और उसके बारे में ये कहा गया कि जो भी कोई लैंग्वेज आप लेते हैं, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका एफ ए भी होगा, और अगर एफ ए है तो नंबर स्टेट्स भी होंगी, और नंबर ऑफ़ स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं मेमोरी से। वो बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको उसका जिक्र किया, और साथ ही एक बात आपको बताई गई कि पैलिंड्रोम के लैंग्वेज के सिलसिले में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैन वी डज देयर एग्जिस्ट सर्टन रिक्वायर्ड मेमोरी टू रिकग्नाइज दिस लैंग्वेज पैलिंड्रोम। सो द आंसर इज़ नो बेसिकली, क्योंकि उसका एफ ए ही नहीं बनता, तो स्टेट्स और स्टेट्स के हवाले से मेमोरी की बात नहीं की जा सकती, ये भी डिस्कस किया। फिर हमने ये भी देखा कि हाउ डू वी क्लेम टू स्ट्रिंग्स टू बी डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, हमने उसकी भी बात की, और वहाँ मैंने आपको ये बताया कि एक डेफिनीशन दूसरे की निगेशन है। अगर आप इनडिस्टिंग्विशेबल से बात शुरू करें तो डिस्टिंग्विशेबल उसकी निगेशन है। तो हम ये क्लेम कर रहे थे इनडिस्टिंग्विशेबल में बेसिकली कि आपको दो स्ट्रिंग्स का इनिशियल पार्ट अगर पता चल जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इसके बाद का कुछ भी लगा दिया जाए, स्ट्रिंग में कुछ भी आ जाए, या तो दोनों बिलोंग करती होंगी लैंग्वेज को या नहीं करती होंगी, और इस सूरत में इनडिस्टिंग्विशेबल होंगी। तो इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल की बात की, उसमें हमने एग्जांपल्स भी देखी, और उसके अलावा एक थ्योरम की बात की कि जिस थ्योरम में ये क्लेम किया जा रहा है, इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स containing n string basically in which each pair is distinguishable with respect to the given language, then the FA which recognizes that language has at least n states। और हमने इसको बाय कंट्राडिक्शन प्रूव किया। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूफ, तो एक मेथड ऑफ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी होता है कि जो हमने प्रूव करना उसको निगेट सपोज कर लें। हमने निगेट सपोज किया, हमारा टारगेट ये था कि
if we have any pair from that set of string, so each pair should end in different states, and we started supposing that both the string for the given pair end in same state. So see what happens, होगा ये कि उसके बाद आप जो भी स्ट्रिंग लगा देंगे दोनों ही एक स्टेट की तरफ चली जाएंगी. अब वो स्टेट अगर फाइनल है तो दोनों एक्सेप्ट हो गई, और अगर वो स्टेट नॉन फाइनल है दोनों रिजेक्ट हो गई. और इस बार से वो सपोजिशन कि हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल है वो कंट्राडिक्ट कर गया. तो इस बार से हमने इसको प्रूव कर दिया. सो दैट वाज द प्रूफ. इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह. तो ये मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सम अप के दौरान भी इसको दोहरा दिया, उससे पहले भी इस थ्योरम को बड़ी तफसील के साथ आपको बताया गया, और क्या इसका मकसद था, क्या टारगेट था, वो भी आपको बता दिया गया. अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.